कैपेसिटर के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए, तो आर्टिकल नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो टाइप की कॉम्बिनेशन होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की तो इसमें क्या होगा, एंड टू एंड कैपेसिटर आपस में जुड़ते जाएंगे, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, इस टाइप से। तो एंड टू एंड क्या हो जाएगा, अगर कैपेसिटर जुड़े तो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, ये दो कैपेसिटर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया, इनको हमने क्या कर दिया, एक सोर्स वोल्टेज V से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब वोल्टेज सोर्स से चार्ज फ्लो करेगा। देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस लेंगे तो हम क्या करंट फ्लो कराएंगे, हम क्या फ्लो कराएंगे, करंट। और अगर कैपेसिटर लेंगे तो क्या करेंगे, हम क्या फ्लो कराएंगे, चार्ज। एक और बात मैं बताऊं, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, मगर कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर करंट फ्लो, चार्ज फ्लो का क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो जहां भी अगर टर्मिनल्स में हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, तो वो चार्ज फ्लो की हेल्प करेगा, जबकि रेजिस्टेंस क्या करते हैं, करंट फ्लो का अपोज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो करंट फ्लो कराएंगे, और अगर कैपेसिटर लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज फ्लो कराएंगे। यह ध्यान दीजिए, जहाँ भी कैपेसिटर लग जाएगा वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक, चलिए, तो देखिए यहाँ से हमने क्या करा, इससे एक चार्ज फ्लो करा बैटरी ने क्या करा, एक चार्ज फ्लो करा Q, और वो Q चार्ज क्या होगा, C1 में भी जाएगा और C2 में भी जाएगा, और वापस क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव प्लेट पे आ जाएगा। तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जो चार्ज फ्लो करेगा वही C1 में जाएगा, वही C2 में जाएगा, और वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होगा, सेम, मगर जो वोल्टेज था सप्लाई का, वो वोल्टेज दोनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कुछ वोल्टेज यहाँ जाएगा और कुछ वोल्टेज ये V1, और इसमें आ गया मान लीजिए V2। तो V1 प्लस V2 का जो सम होगा वो कितना होगा, V होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो चार्ज फ्लो करेगा वो तो क्या रहेगा, सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहेगा, सेम, मगर वोल्टेज क्या होगा, दोनों कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और वो वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। Q रहेगा कांस्टेंट, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, C के। तो ध्यान दीजिए, जो कैपेसिटेंस है, वो जो वोल्टेज है डिफरेंट, वो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट, और वो कैसा आ रहा है, V इक्वल टू आएगा Q अपॉन C, और Q क्या रहेगा, दोनों कैपेसिटर में कांस्टेंट। तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कैपेसिटर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जिसके क्रॉस, जहां कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वहां वोल्टेज कम आएगा, और जहां कैपेसिटेंस कम होगा वहां वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिस भी कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कैपेसिटर के प्लस प्लस प्लेट एक पॉइंट से अटैच होंगे और नेगेटिव प्लेट कोई से एक पॉइंट से अटैच होंगे। जैसे अगर हम बात कर लें ये पॉइंट, मान लीजिए इस बैटरी के पॉजिटिव प्लेट को मैं कह देता हूं A, और इसको नेगेटिव प्लेट को मैं कह देता हूं B। अब इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। पॉजिटिव प्लेट क्या थी, A, और नेगेटिव प्लेट को मैं कह रहा था B। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है, क्योंकि इसके क्रॉस ना तो कोई कैपेसिटर है ना ही कोई रेजिस्टेंस है। तो इस A पॉइंट को इस A पॉइंट कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ भी पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सेम पॉइंट। ठीक है, इसे लगाते कहते हैं पॉइंट लगाओ मेथड। तो जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है उसे सेम पॉइंट कह सकता हूं। तो जो पोटेंशियल A इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो अगर मैं इसे A कह रहा हूं तो इसे भी क्या कह सकता हूं, A। अगर आगे हम चलें तो यहाँ इस पॉइंट को मैं A कह सकता हूं, क्योंकि इस और इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल इसका होगा वो इस पॉइंट का होगा, वो इस पॉइंट का होगा, और वही क्या होगा, इस पॉइंट का हो जाएगा A। सेम कहानी इस नेगेटिव प्लेट को मैं B कह रहा हूं, तो ये भी प्लेट, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, B, क्योंकि इसके और इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है। पोटेंशियल इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो जो पोटेंशियल इस नेगेटिव प्लेट का होगा वही इसका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पॉइंट भी क्या कहेंगे, B, क्योंकि यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं आया है। इस पॉइंट को भी हम क्या कह सकते हैं, B। ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लूँ इस बैटरी का अगर वोल्टेज कितना हो, V हो, तो अगर इसको मैं 0 वोल्टेज मान लूँ तो इसको क्या कहूँगा, V। तो अगर इसका पोटेंशियल कितना होगा, V, तो इसका कितना होगा, V। इसका अगर हम 0 ले रहे हैं तो इसका भी 0, इसका भी 0, और इसका भी 0। तो ये जो दोनों कैपेसिटर हैं किसके, A और B के बीच में लग रहे हैं। तो अगर ऑल कैपेसिटर क्या है, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में अरेंज हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। या ऐसे कहें कि प्लेट का पॉजिटिव प्लेट, हर ऑल कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से अटैच हो, और नेगेटिव टर्मिनल अनदर पॉइंट से अटैच हो, तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अगर हम बात करें इस कैपेसिटर C1 की, तो C1 कैपेसिटर किसके बीच में लगा, A और B के बीच में। अगर बात करें कैपेसिटर C2 की, तो वो भी A और B के बीच में लगा है। तो जो पोटेंशियल A और B के बीच में होगा वही पोटेंशियल C1 के क्रॉस होगा, वही पोटेंशियल किसके होगा, C2 के। तो यहाँ पे जो V1 और V2 है वो पोटेंशियल सेम होगा, कितना, V, जो बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है। क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल किसके बीच में, A और B के बीच में पोटेंशियल कितना, V, तो यहाँ भी A और B के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, V, तो यहाँ भी क्या होगा, ये V1 भी क्या होगा, V, और V2 भी क्या होगा, V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V हो गया, इसके क्रॉस भी वोल्टेज V हो गया। अब यहाँ से बैटरी से जो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि कैपेसिटर है। जब यहाँ से कोई जो चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज यहाँ से जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ से चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर मान लीजिए इसमें चार्ज गया Q1, इसमें गया Q2, तो यहाँ से जो चार्ज Q फ्लो करा वो दो में डिवाइड हो जाएगा, Q1 और Q2, और Q1 प्लस Q2 का सम किसके इक्वल होगा, Q के, जो बैटरी ने टोटल चार्ज सप्लाई किया था। अब बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या हो गया, सेम, और चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो चार्ज किस रेशो में आएगा, Q इक्वल टू होता है C इंटू V, और V क्या है, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस क्या है, सेम है, तो V क्या हो गया, कांस्टेंट। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है C के। तो जिस भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस चार्ज क्या आएगा, ज़्यादा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस क्या करता है, चार्ज फ्लो की हेल्प करता है। तो जिस भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें चार्ज उतना ही क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए, तो क्योंकि Q इक्वल टू क्या हो गया था, CV, तो यहाँ पे V कांस्टेंट है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था C के। तो जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा क्या आएगा, उसमें चार्ज आएगा। क्लियर होगी बात। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, डिफरेंट। और चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशो ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस का रेशो है उसी रेशो में क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उस पर चार्ज ज़्यादा, जिसका कैपेसिटेंस कम उस पर चार्ज कम। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था। और वोल्टेज क्या हो गया, कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जो वोल्टेज का जो रेशो होगा वो कैपेसिटेंस के रेशो के इनवर्सली होगा। मतलब जिस पे कैपेसिटेंस क्या होगा, कम, उस पे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, और जिसमें कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा, वहाँ वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। चलिए, तो अगर हम देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया जी, चार्ज क्या है, अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज इज सेम, तो चार्ज क्या है, सेम, मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या है, सेम। नेक्स्ट, वोल्टेज विल बी डिवाइड इन द इंक्रीज रेशो, इनवर्स रेशो ऑफ द कैपेसिटर। इसमें जो वोल्टेज डिफरेंट चार्ज तो क्या होगा, सेम, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट, और जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, C के। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C, और Q क्या होगा, कांस्टेंट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के क्रॉस। तो जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कैपेसिटेंस के। जिसका कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना कम। तो वोल्टेज विल बी डिवाइड इन द इनवर्स रेशो ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज विल बी डिवाइडेड इन रेशो ऑफ डायरेक्टली किसके, C के। तो क्योंकि Q इक्वल टू क्या होगा, CV, V क्या है, कांस्टेंट, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। जो कैपेसिटेंस का रेशो है टोटल चार्ज उसी रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास हमने क्या लिए थे, दो कैपेसिटर लिए थे। तो दो कैपेसिटर लिए थे, तो दोनों के कैपेसिटर के क्रॉस, एक के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V1, एक के क्रॉस क्या है, V2। तो V1 प्लस V2 का जो सम है वो होगा टोटल वोल्टेज ऑफ सप्लाई। सेम कहानी यहाँ पे चार्ज क्या है, डिफरेंट था। तो दोनों कैपेसिटर का क्रॉस जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2, उसका सम क्या होगा, टोटल चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1/C इक्विवेलेंट। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें कंप्लीट सर्किट का, तो क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जैसा रजिस्टर्स में था सीरीज में, जो कॉम्बिनेशन रजिस्टर केस में था सीरीज में, आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में था वैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और जैसा वहाँ पैरेलल में था वैसा यहाँ सीरीज में हो जाएगा। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालूंगा तो वो किससा आएगा, 1/C इक्विवेलेंट आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हमें क्या करना है, लो कैपेसिटर, अगर पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस हमें क्या लेना है, लो लेना है, तो उसको हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अगर हमें क्या है, लो कैपेसिटी का कैपेसिटेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उनको डिफरेंट कैपेसिटर को, जो वेरियस कैपेसिटर है उनको किस में जोड़ दीजिएगा, सीरीज में जोड़ दीजिएगा।
देखिए, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C इजिकल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जो किसमें था, सीरीज कॉम्बिनेशन में था रेजिस्टेंस के केस में, वो यहाँ पैरेलल कैपेसिटर में रहेगा। तो कैपेसिटर में जो सीरीज, कैपेसिटर में रेजिस्टेंस में जो सीरीज कॉम्बिनेशन थी वो कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर हमें क्या है, हाईएस्ट कैपेसिटी का एक कैपेसिटेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को किस में जोड़ देंगे, पैरेलल में, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ये इसमें जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस है उससे भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्लियर होगी बात। और इस केस में जो सबसे छोटा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर मान लीजिए दो कैपेसिटेंस हैं तो 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C1 प्लस 1/C2। अगर इसे हम सोल्व करें तो C इक्विवेलेंट किसका आ जाएगा, C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। तो देखिए, अगर कह रहा है फॉर 2 कैपेसिटेंस, 2 कैपेसिटर हमने क्या कर दिए, सीरीज में जोड़ दिए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किससा आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट होगा इजिकल टू होगा 1/C1 प्लस 1/C2। जब उसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2/C1 प्लस C2। डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, मगर किसके लिए, 2 कैपेसिटेंस के लिए, और वो भी कब, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो। ये कह रहा है व्हेन एन ये अलग है, एन कैपेसिटर, व्हेन एन आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास क्या है, सब हमारे पास एन कैपेसिटर है और सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो जो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखा गया तो कितना होगा, C/N। ठीक है, जैसे हमने C के मान लीजिए कितने कैपेसिटर जोड़ दिए, 5 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए, तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, C/5। अगर हमने मान लीजिए क्या कर दिए, 10 कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर क्या कर दिए, सीरीज में जोड़ दिए, जिनका कैपेसिटेंस कितना है हर एक का C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 10 C/10। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं हम जरा कुछ, एक प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। तो ये क्या कह रहा है, अगर प्रॉब्लम की बात करें तो देखिए, ये कह रहा है हमारे पास ये कुछ कैपेसिटर का कनेक्शन है और ये क्या है, 2 पॉइंट हैं A और B। इस A और B पॉइंट के बीच में ये कैपेसिटर लगे हैं, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है A और B के बीच में। तो देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका 3 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, अगर बात करें तो अगर 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, C1 C2/C1 प्लस C2। तो देखिए, 3 इंटू 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6, और 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9, और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 18/9 कितना आ जाएगा, 2। तो 3 और 6 का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो उसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे, 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18, और अपॉन में आएगा 3 प्लस 6 वो कितना हो गया, 9, और 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 3 और 6 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2। अब 2 और 2 किस में हो गए, पैरेलल में, और पैरेलल में ऐड हो जाएंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस पूरे सेगमेंट का कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4। क्लियर। सेम कहानी यहां करें, ये 4 के कितने हैं, 4 के 2 कैपेसिटेंस सीरीज में लग रहे हैं। जब इक्विवेलेंट आइडेंटिकल कैपेसिटेंस क्या हो जाए, सीरीज में जुड़ जाए, तो वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है C/N। और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 4/2 का कितना हो गया, 2। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2। सेम कहानी यहाँ पे, तो 4 के 2 सीरीज में है तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2। अब 2 के पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब ये 4 के कितने कैपेसिटेंस हो जाएंगे, 3 कैपेसिटेंस हो जाएंगे किसमें, सीरीज में। तो इनका जो इक्विवेलेंट है पूरे का वो कितना हो जाएगा, 4/3। क्लियर। तो यहाँ से हो गया 4/3, और यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो ये 4 के फिर 2 किस में लगे हैं, सीरीज में, और सीरीज में लगे हैं तो कितना हो जाएगा, 4/2, और 4/2 का कितना हो जाएगा, 2। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2, और उसका कितना हो गया, 4/3। 4/3 और 2 किस में आ गए, ये पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में आ गए तो सिंपल सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, तो 4/3 और प्लस 2 ऐड करिए इनको तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10/3। देखिए, एलसीएम ले लेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10/3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/3। क्लियर। नेक्स्ट देखें, तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, 10/3। चलिए देखिए, अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये कह रहा है हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है एक, ये कह रहा है इस 2 पॉइंटों के बीच में, ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और ये वेरियस कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी सी का है, ये भी सी का है, सी 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 सब कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर हैं, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 कैपेसिटेंस लगे, 7 कैपेसिटर लगे हैं, हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, सी सी सी।
चलिए तो देखिए, अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में सी के दो हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2। क्लियर, सी के दो सीरीज में लग रहे हैं तो C/2 कितना हो गया, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। अब C/2 और C ये किस में आएंगे, पैरेलल में, तो जोड़िए C/2 प्लस C को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है हाफ और ये है 1, हाफ और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, डेढ़ मतलब 3C/2। तो इन दोनों के, ये दोनों सीरीज में थे, इन सीरीज सी दो सीरीज में थे, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2। अब C/2 और C पैरेलल में थे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, C/2 प्लस C ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3C/2। सेम कहानी यहाँ पे है, ये C के दो सीरीज में है तो कितना हो गया C/2। अब C/2 और C को किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में, तो ये ऐड हो जाएंगे, C/2 प्लस C तो कितना हो जाएगा 3C/2। तो ये भी कितना हो गया 3C/2, ये भी कितना हो गया 3C/2। 3C/2 3C/2 के दो कैपेसिटेंस, ये भी कितना हो गया 3C/2, ये भी कितना हो गया 3C/2। तो 3C/2 3C/2 के दो कैपेसिटेंस किस में जुड़ गए, सीरीज में, और सीरीज में जुड़ जाएंगे तो इनका क्या कर देंगे, बाई 2 कर देंगे फिर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये भी 3C/2 है, ये भी 3C/2 है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जब दो इक्वल कैपेसिटर सीरीज में जुड़ जाएं तो उनका क्या कर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C/n, मतलब जो भी इक्विवेलेंट है बाई 2 कर देंगे। तो अगर दो कैपेसिटर हैं तो C/2 के दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़ रहे हैं तो C/2 बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा C/4। तो इसका पूरे का इक्विवेलेंट आ गया C/4, और C/4 प्लस C, ये C किस में है, पैरेलल में, तो C/4 प्लस C हो जाएगा, क्योंकि जो C है वो पैरेलल में है किसके, 3C/4 के। तो बस क्या आंसर हो गया, तो 3C अगर हम बात करेंगे तो 3C/4 प्लस क्या हो जाएगा C, तो ऐड करिए कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 तो ये किधर पहुंच जाएगा 4C प्लस 3 कितना हो जाएगा 7C/4। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये हमारे पास कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट है, ये 3 3 3, ये 6 6 6 वो 6 4 4। ये कह रहा है इनका हमें क्या करना है, ए और ये पी और क्यू दो पॉइंट हैं, पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच से एक जंक्शन है, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच से एक जंक्शन है, ये दोनों, अगर मैं बात करूं ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते क्योंकि बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है। आगे बात समझ में नहीं, समझिए देखिए, ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं हो सकते क्योंकि बीच से एक ज्वाइनिंग, एक जंक्शन आ रही है। अगर ये दोनों, अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ये कैपेसिटर आ रहा है। ठीक, तो फिर क्या करें, यहाँ से पकड़िए, देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सीरीज में हैं क्योंकि इनके बीच से कोई जंक्शन नहीं है। ये 3 और 6 के दो कैपेसिटर किस में है, सीरीज में, और जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो इनकी कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, और डिवाइडेड होगा 3 प्लस 6 कितना 9, और 9 18 को डिवाइड करेगा 2 बार, तो इनका 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये कितना हो गया 2। अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट देखिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 आ गया। अब ये 2 एक सेगमेंट हो जाएगा, अब ये 2 और 4 किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि ये सब काउंट हो चुके हैं, इसका और इसका मिलके कितना आया 2। अब ये 2 और 4 कितने हो जाएंगे, सीरीज पैरेलल में, और पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब ये फिर 6 आ गया, 6 और 3 ये फिर सीरीज में आ जाएंगे क्योंकि ये पोर्शन क्या हो चुका होगा, बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, और ये कितना हो चुका होगा 6। तो 3 और 6 कितना आ जाएंगे सीरीज में क्योंकि ये पोर्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये सीरीज में आ गए, और ये सीरीज में आ गए हैं, तो इनका 3 और 6 का सीरीज कितना हो जाएगा, 3 और 6 का सीरीज क्या होगा, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 कितना आ जाएगा 18, और अपॉन में क्या आएगा 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 18 को कट करेगा 2 बार, तो इनका फिर कितना आ जाएगा ये 2। तो 3 और 6 के जब सीरीज में होंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 इस 4 के साथ फिर पैरेलल में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 इस 3 के साथ फिर सीरीज में आ जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना बचेगा 2 माइक्रोफैराड। क्लियर होगी बात। चलिए तो एक बार और बता देता हूँ, ये 3 और 4, ये 3 और 6 किस में आ गए सीरीज में, और उनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 2। ये 2 और 4 किस में हो गए 6 में, 3 और 6 फिर सीरीज में होकर कितना हो गया 2, और 2 और 4 फिर पैरेलल में होकर कितना आ गया 6, और 6 और 3 फिर सीरीज में होकर कितना बचा 2। तो पहले सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर ये सीरीज, फाइनल आंसर आ गया 2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो ये कह रहा है हमारे पास ये 5 कैपेसिटर हैं C और P और Q के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के बीच में, और एक R और S के बीच में। पहले P और Q के बीच में देख लें। अगर हम बात करें P और Q के बीच में, तो अगर हम देखें तो इसका आमने सामने की ये क्या है, बीजस्टोन ब्रिज बन रहा है, इसे बोलते हैं बीजस्टोन ब्रिज। बीजस्टोन ब्रिज
देखिए 20/20 का क्या है, अब 20/20 चेक करिए कि बैलेंस है कि नहीं। अगर ये 20 बैलेंस हुआ तो फिर तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे करें, तो बैलेंस करने के लिए या तो आप रेशो लेते हैं कि इनका रेशो इक्वल होना चाहिए इनका रेशो, या इसका रेशो इक्वल होना चाहिए इनका रेशो। मैं रेशो नहीं लेता, मैं आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ। आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन अगर बिल्कुल सेम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान होती है एज कम्पेरिजन टू डिवाइडेशन। तो देखिए आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है, सी स्क्वायर, और ये आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन भी कितनी आ रही है, सी स्क्वायर। इसका मतलब ये 20/20 क्या है, बैलेंस है। और बैलेंस है तो क्या होगा, ये सी जो टर्मिनल से अकॉर्ड है ये क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। और इसे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हटते ही देखिए इस सेगमेंट को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए मिडिल वाले को, जब ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस 20/20 है तो इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो इसको हटाते ही, जैसे इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये और ये सीरीज में हो जाएंगे जी। जब देखिए ये दोनों सीरीज में नहीं थे जब तक ये जंक्शन लग रहा था। अगर ये बैलेंस 20/20 हो गया, क्योंकि आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, सेम, तो फिर इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि ये जंक्शन रहेगा ही नहीं। तो C और C का सीरीज कितना हो जाएगा, C/2। सेम कहानी ऐसे, अब ये दोनों भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि ये जंक्शन रहा नहीं, ये हट जाएगा। जब तक ये जंक्शन है तब तक ये सीरीज में नहीं हो सकते, मगर ये बेकार है क्योंकि बैलेंस 20/20 है, तो इसे आपने हटा दिया, तो ये क्या होगा, दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। और सीरीज में आ जाएंगे तो C का सीरीज भी कितना हो जाएगा, C/2। तो ये भी C/2, वो भी C/2, C/2 के दो किस में आ जाएंगे पैरेलल में, तो ऐड कर देंगे C/2 प्लस C/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, C। क्लियर होगी बात। अब हम किसके अक्रॉस निकालें, R और S के। तो R और S का क्रॉस देखेंगे तो इसके क्रॉस भी ये क्या है, बैलेंस 20/20 बनाएगा, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, इसमें भी C आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, आंसर C, क्योंकि इसके क्रॉस भी बैलेंस है और इसके क्रॉस भी क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझें। इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब चलो देखें, ये कह रहा है P और Q के पॉइंट बीच में ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट है, तो इसको हमें क्या करना है, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या है हमारे पास, ये कितने कैपेसिटर लगे हैं, 4 कैपेसिटर। तो समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करें, सीरीज और पैरेलल इसमें छांटने में दिक्कत ना हो तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाओ मेथड। एक होता है पॉइंट लगाओ मेथड। पॉइंट लगाओ मेथड मतलब अगर दो पॉइंट ऐसे हैं जो जिनका पोटेंशियल क्या है, सेम, तो उन्हें हम क्या मान सकते हैं, सेम पॉइंट मान सकते हैं। समझ में आई, जिन दो पॉइंटों का पोटेंशियल सेम है तो हम क्या मान सकते हैं, सेम पॉइंट मान सकते हैं। जरा समझिए, इसको मैं क्या करूं, ये P पॉइंट था, इसको P पॉइंट कह सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जिससे तो P यहाँ से यहाँ तक आने में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो इसे अगर P कह रहा हूँ तो इसे भी क्या कह सकता हूँ, P। आगे देखें, इसके ऊपर यहाँ देखें तो यहाँ इस पॉइंट को P कह सकता हूँ, बिल्कुल इसे P कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कैपेसिटेंस या कोई भी कैपेसिटेंस या कह सकते हैं कोई भी रजिस्टर नहीं है। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। आगे आइए नीचे, इस पॉइंट को P कह सकते हैं, बिल्कुल इसे पॉइंट को P कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर नहीं है। तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका। आगे चलिए, इस पॉइंट को P कह सकते हैं, बिल्कुल इस पॉइंट को P कह सकते हैं, क्योंकि इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, क्योंकि बीच में कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टेंस नहीं लगा। इसको आगे P कह सकता हूँ, नहीं। इसको आगे P कह सकता हूँ, नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। इसको आगे P कह सकता हूँ, नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया। क्या इसको आगे P कह सकता हूँ, नहीं, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ देखिए, अब Q को बढ़ाइए, इस पॉइंट को Q कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इस पॉइंट को Q कह सकते हैं, जी बिल्कुल Q कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वो इसका होगा। इस पॉइंट को भी Q कह सकते हैं, बिल्कुल इसको भी Q कह सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए, इसको आगे Q कह सकते हैं, नहीं, बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर। तो इसको एक नया नाम दे दो, इसको ना तो P कह सकते हैं, ना तो इसको P कह सकते हैं, ना इसको Q कह सकते हैं, तो इसको एक नया नाम दे दिया R। क्लियर। अब देखिए, अब बहुत आसान सा ये हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, P, Q और R। इन तीन पॉइंटों के बीच में सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक, तो इनका जरा अरेंजमेंट बनाइए। देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, मैंने 3 पॉइंट ले लिए, P, Q और एक बीच में ले लिया पॉइंट R, क्योंकि वो बीच में ही है, P और Q के बीच में। तो P पॉइंट ले लिया, Q पॉइंट ले लिया और एक क्या ले लिया, R। अब देखिए, इस कैपेसिटर को पकड़िए, ये कैपेसिटर किसके बीच में, P और R के बीच में। तो देखिए, मैंने P और R के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, C। अब ये देखिए, ये कैपेसिटर किसके बीच में, R और Q के बीच में। तो ये वाला कैपेसिटर मैंने किसके बीच में लगा दिया, R और Q के बीच में। ये कैपेसिटर किसके बीच में है, P और R के बीच में। देखिए, R और P, तो R और P के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दिया, C।
ये कैपेसिटर बचा, ये किसके बीच में है, P और Q के बीच में, तो P और Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। क्लियर हो गई बात। तो बस इसको हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगाओ मेथड इसे बोलते हैं। और पॉइंट कहाँ होगा, जिन भी पॉइंटों का एक पोटेंशियल क्या है, सेम है, उन्हें क्या मान सकते हैं, सेम पॉइंट। और पोटेंशियल दो पॉइंटों का सेम कब होगा, अगर उन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई भी सर्किट का सेगमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और कोई भी कैपेसिटर नहीं है। तो देखिए अब इसका आराम से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो देखिए अब ये दोनों बिल्कुल आपस में क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो सी के दो कैपेसिटर पैरेलल में है, तो C प्लस C कितना हो गया, 2C। अब 2C और ये वाला C किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 2C और C का सीरीज कितना आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन दोनों का सम। तो अगर 2C इंटू C की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कितना आ गया 2C और ये कितना C, तो 2C इंटू C और अपॉन में क्या होगा, दोनों का सम। तो 2C प्लस C कितना हो जाएगा जी, 3C। एक C से C कट हो गया तो कितना बचा, 2C/3। क्लियर। तो इन दोनों का, इसका रिजल्टेंट पूरा कितना आ गया, 2C/3। अब 2C/3 और C किस में है, ये पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे। तो 2C/3 प्लस C ऐड हो जाएंगे कि 3 कैल्शियम हो जाएगा, 3 एल्शियम होगा तो 3 यहाँ जाएगा, कितना होगा 3C प्लस 2C कितना होगा 5C/3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक ये सर्किट है, इसमें P और Q ये दो पॉइंट हैं, P और Q, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये कैपेसिटर लगे, एक ये C कैपेसिटेंस का, एक C का ये, और एक C का ये, और एक ये, 4 कैपेसिटर लगे हैं जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है, C। ठीक। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल छांटने के लिए आप क्या कर लें, पॉइंट को बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ मेथड लगा लें। तो इस पॉइंट को अगर Q कह रहे हैं तो इसको Q कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ देखिए इस पॉइंट को Q कह सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी कैपेसिटर या कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो इसको Q कह सकते हैं। इस आगे पॉइंट को Q नहीं कह सकते क्योंकि कैपेसिटर आ गया, इस आगे Q कह सकते हैं नहीं, क्योंकि कैपेसिटर आ गया। चलिए अब पहले P को बढ़ा लो, इस P पॉइंट को, इस पॉइंट को P कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे इस पॉइंट को P नहीं कह सकते, इधर आगे नहीं जा सकता P क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, इसको भी P नहीं कह सकते क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। तो बस इसको ना तो Q कह सकते हैं ना इसको P कह सकते हैं, तो इसको एक नया नाम दे दिया R। तो 3 पॉइंट हो गए, P, Q और R। ठीक है, लगा लीजिए P और Q मैंने लगाया, उसके बीच में क्या था, P और Q, और इसके बीच में क्या है, एक R। तो P लगाया, Q लगाया, और एक क्या है, R। चलिए इस कैपेसिटर की बात करो, ये किसके बीच में, P और R के बीच में। तो देखिए P और R के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया C। इस कैपेसिटर की बात करो, किसके बीच में, R और Q के बीच में, तो R और Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। अब बात करें इस कैपेसिटर की, ये किसके बीच में, P और Q के बीच में। तो देखिए P और Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। अब बचा ये वाला, ये कैपेसिटर किसके बीच में, Q और R के बीच में। तो Q और R के बीच में एक कैपेसिटर और लगा दिया। क्लियर हो गई बात। अब तो हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो वही अरेंजमेंट हो गया जो पिछला था। ये C के दो कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में, तो C प्लस C कितना हो गया, 2C और C ये किस में है, सीरीज में, और सीरीज में है तो क्या होगा, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C कितना आ जाएगा, 2C/3। तो 2C और C जब किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, तो कितना निकल कर आ जाएगा, 2C/3। और 2C/3 हो गया इन तीनों का। 2C/3 और C के साथ क्या होगा, वो इस C के साथ क्या होगा, पैरेलल में। तो 2C/3 प्लस C को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5C/3। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसके, यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम बात करें, ये कह रहा है हमारे पास दो पॉइंट हैं P और Q, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, सब आइडेंटिकल कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं, C की इनकी कैपेसिटी है। तो कह रहा है P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइएगा। तो देखिए P और Q के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हम बात करें तो आप पहले पॉइंट लगाओ मेथड लगा लीजिए। इस पॉइंट, ये पॉइंट Q है तो इसको Q कह सकता हूँ क्योंकि इसके बीच में कोई कैपेसिटर या कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस पॉइंट को Q कह सकता हूँ क्योंकि इसके बीच में भी जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका होगा। ठीक, चलिए आगे नहीं बढ़ा सकते, कैपेसिटर आ गया, इसको भी आगे नहीं बढ़ा सकते, कैपेसिटर आ गया। अब इस P को बढ़ाओ, इसको P कह सकते हैं, इसको P कह सकते हैं, इसको आगे P नहीं कह सकते क्योंकि बीच में क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। तो इसे एक नया नाम दे दो, इसको Q को भी आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे भी Q नहीं कह सकते, तो इसे एक नया नाम दे दिया R। अगर ये R है तो वो भी क्या होगा R, या वो R है तो ये भी क्या होगा R, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है। तो 3 पॉइंट हो गए यहाँ भी P, Q और R। ठीक है, लगाइए P, Q और एक ये हो गया R।
बात कर लीजिए। चलिए इन दो कैपेसिटर की बात करें, ये दो कैपेसिटर किसके बीच में लग रहे हैं, आर और क्यू के बीच में। तो देखिए आर और क्यू के बीच में दो कैपेसिटर लगा दिए ये, ठीक। इस कैपेसिटर की बात करें, ये भी किसके बीच में, आर और क्यू के बीच में। तो आर और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर और लगा दिया। नेक्स्ट इन दो कैपेसिटर की बात करें, ये दोनों आपस में सीरीज में ही तो है। इन दो की बात करें तो ये आर के और किसके बीच में है, पी के। तो आर के और पी के बीच में दो कैपेसिटर लगा दिए। एक बात करें इस कैपेसिटर की, ये भी आर और क्यू के बीच में है। तो आर और क्यू के बीच, आर और पी के बीच में, देखिए आर और पी के बीच में एक कैपेसिटर, तो एक और लगा दिया। दो तो ये लग ही रहे थे और एक ये लग रहा है। अब बात करें सिर्फ ये रह गया, ये किसके बीच में, Q और P के बीच में, P और Q। तो P और Q के बीच में एक कैपेसिटर ये लग गया। अब देखिए, अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान हो गया। ये दोनों सीरीज में, C के दो सीरीज, तो कितना हो गया C/2। C/2 और C पैरेलल में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3C/2, ठीक है 3C/2। चलिए जी, तो ये हो गया 3C/2। और ऐसी सेम कहानी है, C के दो हो जाएंगे सीरीज में तो कितना C/2, और C/2 और C पैरेलल में तो कितना ऐड होकर कितना हो जाएंगे 3C/2, क्योंकि C/2 प्लस C को ऐड करिए कितना हो जाएगा 3C/2। तो ये भी 3C/2 हुआ, ये भी 3C/2 हुआ। अब ये 3C/2 किस में है, सीरीज में। दो कैपेसिटर हो गए, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, इसका भी 3C/2, इसका भी 3C/2, और दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो 3C/2 के दो कैपेसिटर के उसका क्या कर देंगे, बाई 2, क्योंकि वो सीरीज में है। तो 3C/4 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, इतना का 3C/4। अब 3C/4 इस C के साथ क्या होगा, पैरेलल में, तो ऐड कर दीजिए। तो 3C/4 प्लस क्या कर देंगे, C। तो 3C/4, देखिए 3C/4 प्लस C, तो कितना हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा। तो ये 4 इधर जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7C/4। तो आंसर कितना होगा 7C/4। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसकी, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है P और Q के बीच में ये एक अरेंजमेंट है। इसको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, जरा समझें। अगर मैं बात करूं, इसमें भी पॉइंट लगाइए आप। इस P पॉइंट को P पॉइंट कह सकता हूं, क्योंकि जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। इसे P कह सकता हूं, या आगे इसे P नहीं कह सकता, या इसे आगे P नहीं कह सकता, बीच में कैपेसिटर आ गया। यहाँ से देखिए, इसको Q कह सकता हूँ, या इस पॉइंट को हम Q कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, मगर आगे इसको Q नहीं कह सकता। तो देखिए, इसको मैंने P से आगे इसको नाम दे दिया R। अब इस अगले पॉइंट को मैं R कह सकता हूँ, नहीं, क्योंकि बीच में फिर कैपेसिटर आ गया। या इसको आगे Q कह सकता हूँ, नहीं, क्योंकि कैपेसिटर आ गया। तो इसे एक नया नाम दे दिया S। तो 4 पॉइंट हो गए, P और Q और R और S। क्लियर, लगाइए। अब मैं क्या करूँ, मैंने P पॉइंट लिया और क्या लिया, Q पॉइंट। P पॉइंट और Q पॉइंट, P और Q के बीच में दो पॉइंट और हैं, R और S। एक को ऊपर ले लिया, एक को नीचे ले लिया। किसी को भी ऊपर, किसी को नीचे ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक R ले लिया और एक, मतलब P और Q के बीच में दो पॉइंट ले लिए, R और S, और उनको ऊपर नीचे ले लिया, इस टाइप से। अब देखिए, ये कैपेसिटर किसके बीच में है, P और R के बीच में। तो P और R के बीच में एक कैपेसिटर लगाया। ये कैपेसिटर किसके बीच में है, R और S के बीच में। देखिए R और S के बीच में एक कैपेसिटर लगाया। ये कैपेसिटर किसके बीच में, S और Q के बीच में। तो देखिए S और Q के बीच में एक कैपेसिटर लगाया। ये कैपेसिटर किसके बीच में, R और Q। तो देखिए R और Q के बीच में एक लगाया। ये बचा ऊपर वाला, ये क्या है, P और S के बीच में। देखिए P और S के बीच में, तो P तो रहा ये और S रहा ये, तो P और S के बीच में। और ये क्या बन गया, बेस्टोन ब्रिज। अब चेक करिए बैलेंस है कि नहीं। अब ये बैलेंस है, आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेम। ये भी C, ये भी C, तो C², और ये भी कितना हो गया C²। और जब C बैलेंस बेस्टोन ब्रिज हो, देखिए बैलेंस बेस्टोन ब्रिज हो, और जब बैलेंस बेस्टोन ब्रिज होगा तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो बस क्या हो गया, C और C किस में आ जाएंगे, सीरीज में। क्योंकि इसके हटते, इस सेगमेंट के हटते ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। अभी सीरीज में नहीं थे क्योंकि बीच की ज्वाइनिंग थी। और जैसे ये बैलेंस बेस्टोन ब्रिज है तो आप इसको हटा सकते हैं, और इसको हटा देंगे तो ये दोनों C के दो किस में आ जाएंगे, सीरीज में। कितना हो जाएगा C/2। ये C के दो सीरीज में आ जाएंगे, कितना हो जाएगा C/2। C/2 पैरेलल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा C। मगर एक और बात ध्यान रखिए, अगर बैलेंस बेस्टोन ब्रिज है और बैलेंस बेस्टोन ब्रिज के हर एक कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, इसकी फर्क नहीं पड़ता। ये सेम हो या अनइक्वल हो, इक्वल आइडेंटिकल हो या अनआइडेंटिकल हो। ये चारों अगर आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट भी, अगर ये C, C, C है तो इनका इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, C ही आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि बैलेंस बेस्टोन, अगर बैलेंस बेस्टोन ब्रिज हो जाए और उसमें जो चारों कैपेसिटेंस है अगर वो आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट भी उन्हीं के इक्वल, उन्हीं के कैपेसिटेंस के इक्वल आएगा। एक और देख लीजिए, इस टाइप से बना दे। ये P है और ये Q है, बीच में ज्वाइनिंग नहीं है भाई ये,
ठीक है, सिर्फ ये P है, ये ट्रायंगल बना, इस पे ट्रायंगल पे 3 कैपेसिटर हैं, 2 कैपेसिटर हैं, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। मतलब ऐसे कर सकते हैं, इसको उठा के, ये इससे ज्वाइनिंग नहीं है, ये इस पॉइंट को Q पॉइंट को उठा के मैं ऐसे रख सकता हूँ यहाँ, और इस पूरे सेगमेंट को देखिए, इस इतने सेगमेंट को, ये और ये और ये, इस सेगमेंट को उठा के यहाँ से देखिए, यहाँ से उठा के ऐसे पलट के रख सकता हूँ। मतलब कैसे, ए ऐसे, और ये हो जाएगा पी पॉइंट। देखिए ऐसे, ये था, ये तो पोर्शन हो गया इतना, ठीक, ये वाला पोर्शन देखिए, ये और ये ट्रायंगल, ये तो ये है देखो, ठीक। इस वाले पोर्शन को मैंने पलट के यहाँ से उठा के इधर रख दिया, देखो इधर रख दिया, और ये पी पॉइंट इधर आ गया और ये क्यू पॉइंट इधर था, तो यही बन गया ये भी, और ये भी यही बन गया, तो इसका भी कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, सी। मतलब ये भी क्या बन जाएगा, ब्रिजस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है पी और क्यू के बीच में एक कैपेसिटर लगे हैं, इनका हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट लगाओ मेथड। पी आगे इसको पी कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं है। आगे इसको पी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मगर आगे पी नहीं कह सकता, कैपेसिटर आ गया। आगे पी नहीं कह सकता क्योंकि कैपेसिटर आ गया, तो आगे क्या मान लिया मैंने, इसको बी पॉइंट कह दो, सी पॉइंट कह दो या आर पॉइंट, मैंने इसको क्या मान लिया, आर पॉइंट। इसको आगे क्या कह सकता हूँ मैं, आगे मैं इसको आर कह सकता हूँ, नहीं, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, तो क्या एस कहूँ, तो एस अभी बाद में चेक करो, पहले इधर देखो कहीं क्यू तो नहीं कह सकते इसको। तो ये देखिए, इसको क्यू, पहले ये टर्मिनल वाले बढ़ाया करो, पहले इसको पी को यहाँ बढ़ा लिया, इससे आगे पी नहीं जा सकता, इस क्यू को यहाँ बढ़ा लिया, इससे आगे नहीं जा सकता क्यू, क्योंकि कैपेसिटर आ गए, तो यहाँ इसे क्यू कह सकते हैं, ये क्यू या क्यू एक ही बात है। चलिए, अब इसको आगे क्यू नहीं कह सकते और इसको आगे पी नहीं कह सकते, तो इसको कह दिया आर, और इसको आगे आर कह सकता हूँ, नहीं, तो इसको क्या कह दिया एस, और इसको एस आगे क्यू नहीं कह सकता, इसलिए एस कहना बिल्कुल ठीक बात थी। तो बस अब तो खत्म हुई बात, हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, पी और क्यू। देखिए पी और क्यू लगाया मैंने, तो और ये क्या हो गया, आर और एस, 2 पॉइंट हो गए आर और एस वाले। चलिए पहले मैं बात कर लूँ आर और एस के बीच में, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग कर लो, पहले लाइन वाले कैपेसिटर उठा लो, पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, आर और एस के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, ये एक एस और क्यू, एस और क्यू के बीच में 2 कैपेसिटर हैं, एस और क्यू के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, 2। अब बात करें इन वालों की, ये आर और क्यू के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, 2। आर और क्यू के बीच में कितने कैपेसिटर हो गए जी, 2, ठीक। ऐसे यहाँ देखें, अब ये बचाइए, ये किसके बीच में, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में एक कैपेसिटर है, ये सिचुएशन बनी। तो क्या ये बैलेंस बेस्टोन ब्रिज बन रहा है, बिल्कुल। देखिए ये कितना हो जाएगा, सी के 2 सीरीज में लग जाएंगे, कितना हो जाएगा, CY2, ये सी के 2 सीरीज में लग जाएंगे, कितना, CY2, और ये तो सी था, ये सी था, और ये कितना है, सी। तो ये देखिए, ये CY2 और ये भी कितना हो गया, CY2। अगर रेशो देखो तो C/C और ये CY2/CY2 रेशो कितना है, सेम, और रेशो सेम है, तो ये बैलेंस बेस्टोन ब्रिज है। ये मल्टीप्लाई करिए, ये C है, ये CY2, तो CY2 इंटू C, और ये भी C है और वो भी CY2, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, सेम। तो ये बैलेंस बेस्टोन ब्रिज है, तो इसको हटा दें, और इसको हटाते क्या हो जाएगा, इसको हटाते ये C के 3 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, C/3। ये भी C के 3 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, C/3। तो इसका कितना हो जाएगा, C/3, और इसका भी कितना हो जाएगा, C/3। C/3 के 2 पैरेलल में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2C/3। तो ये फाइनल आंसर हो गया 2C/3, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, ये पॉइंट देखिए, इस यहाँ से क्यू गया, क्यू से आगे जाऊं एक कैपेसिटर आया, यहाँ से आगे जाऊं तो भी एक कैपेसिटर आया, दोनों सेम कैपेसिटर आ रहे हैं, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेम कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला सकता हूँ, और मिला सकता हूँ, तो इतना पोर्शन अलग कर दिया और इतना अलग। ये देखिए, आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन और आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन सेम आ रही, तो ये हट जाएगा, बैलेंस बेस्टोन ब्रिज बन जाएगा। और बैलेंस बेस्टोन ब्रिज बन जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C, और इसका कितना हो गया, ये C के पैरेलल में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2C। तो C और 2C किस में आ जाएगा, सीरीज में, तो वही आ जाएगा 2C/3। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पॉइंट लगाओ मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। ये इसका बैलेंस बेस्टोन ब्रिज हो गया इतना पोर्शन, ये कितना हो जाएगा, C, और ये C के 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2C, तो C और 2C सीरीज में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2C/3। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें, तो यहाँ देखिए, ये देखिए ये 3 कैपेसिटर हैं, और ये कह रहा है कि इसको x और y के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो देखिए, इस पॉइंट को मैं x कह सकता हूँ, इस पॉइंट को x कह सकता हूँ,
इस पॉइंट को x कह सकता हूँ कि नहीं, इस पॉइंट को x कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये देखिए इस पॉइंट को y कह सकते हैं, इस पॉइंट को y कह सकते हैं, इस पॉइंट को y कह सकते हैं और इस पॉइंट को y कह सकते हैं। तो अब देखो ये कैपेसिटर किसके बीच में लगा है, x और y के बीच में, ये कैपेसिटर x और y के बीच में, ये कैपेसिटर x और y के बीच में। तो तीनों ही कैपेसिटर x और y के बीच में लगे, मतलब तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तीनों पैरेलल में हो गए तो C प्लस C कितना हो जाएगा, 3C। सेम कहानी यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए देखिए ये इसको मैं x कह सकता हूँ, इसको x कह सकता हूँ, मगर आगे x नहीं कह सकता। इसको y कह सकता हूँ, इसको y कह सकता हूँ, इसको आगे y कह सकता हूँ और इसको आगे y कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये अगर ये रेजिस्टेंस होता तो आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन सेम हो जाती है और ये क्या बन जाता है, बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज। ठीक, देखो मैंने अभी बताया था, इसको पीछे, इसको पॉइंट को ऊपर खींच दो, इसको नीचे खींच दो, तो ये क्या बन जाता है, ब्रिज बन जाता है। और ये आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन सेम होती है तो बैलेंस होता है, मगर यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं है, और रेजिस्टेंस नहीं है तो अब ये बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज नहीं है। तो अब तो बस इसको पॉइंट लगाओ, मेथड ही सबसे बढ़िया मेथड है। तो इसमें क्या करिए, देखिए कितने पॉइंट आ गए, ये x था, ये x था, मगर ये आगे x नहीं है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक नया पॉइंट कह दो। चलिए s कह देता हूँ, r नहीं कह रहा क्योंकि r रेजिस्टेंस ले रखा है। तो देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँगा, ये पॉइंट क्या है x और ये पॉइंट क्या है इधर y, और ये पॉइंट बीच में क्या ले लिया मैंने, s। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में लगा है, x और y के बीच में, तो x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस लग गया जी। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में लगा है, ये S और ये S ही तो है। ठीक, तो ये Y और S के बीच में लगा, Y और S के बीच में एक रेजिस्टेंस लग गया। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, देखिए S और Y के बीच में, तो ये भी किसके बीच में लग गया, S और Y के बीच में। ये रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये किसके बीच में था, X और S के बीच में, तो X और S के बीच में आ गए जी। कितने रेजिस्टेंस थे, 4 रेजिस्टेंस थे, चारों आ गए। ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। R की किस में, R के पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा आपके R/2, क्योंकि पैरेलल में उल्टी चलती है कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस में उल्टी चलती है। तो R के दो पैरेलल में कितना, R/2, और R/2 और R सीरीज में कितना हो जाएगा, 3R/2 और 3R/2 और R। 3R/2 और R का पैरेलल आप निकाल लेंगे रेजिस्टेंस का, वो कितना हो जाएगा, 3R/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए क्या क्वेश्चन है, जरा समझें। ये हमारे पास कह रहा है, हमने एक सप्लाई है जिसका कितनी वोल्ट की सप्लाई है, 12 वोल्ट की एक बैटरी है, और इस पे कितने कैपेसिटर लगे हैं, एक 3 माइक्रोफैरेड का, एक 2 माइक्रोफैरेड का और एक 4 माइक्रोफैरेड का। ये 3 कैपेसिटर का एक सर्किट है जिस पे बैटरी की सप्लाई कितनी है, 12 वोल्ट की। तो कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। एक तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस Q2, इस 2 माइक्रो कूलाम के अक्रॉस चार्ज बताओ कितना होगा, और क्या बताना है, इस 3 माइक्रोफैरेड के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा ये बताइए। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा ये बताइए, इसके क्रॉस चार्ज कितना आएगा ये बताइए। तो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, देखिए समझिए। इस टाइप के क्वेश्चनों को ओरल आप बहुत ओरली कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको ओरली कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहला काम होता है कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करा ये निकाल लीजिए। अगर आप ये देख लें कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करा, तो उससे सब मतलब हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसके क्रॉस, इससे हर एक के अक्रॉस चार्ज निकाल लो। चार्ज निकाल लो तो हर कुछ वैल्यू निकल आएगी। अब हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैसे निकले, पहले ये पता चले कि बैटरी ने टोटल कितना चार्ज फ्लो करा। अब बैटरी ने टोटल चार्ज कितना फ्लो करा, उसके लिए आप पहले क्या निकालोगे, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए सर्किट का, तो वो कैसा आएगा, तो टोटल, जब आप टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा बैटरी से, और फिर क्या है हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए टोटल कैपेसिटेंस देखें तो 2 और 4 किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। अब ये पूरा एक बन गया 6, और 6 और 3 किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और 3 और 6 का सीरीज है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि 3 और 6 का जब हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 3 × 6 अपॉन 3 + 6 कितना आ जाएगा, वो 18/9, और कितना आ जाएगा, 2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखें बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा, तो Q = होगा C × V। टोटल चार्ज निकालना तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2, और V कितना है उसका 12, तो कितना आ गया 24 माइक्रो कूलाम। तो बैटरी ने जो कितना चार्ज फ्लो करा, 24 माइक्रो कूलाम का चार्ज फ्लो किया है। चलिए अब देखिए ये 24 बैटरी ने फ्लो कर दिया, 24 माइक्रो कूलाम का चार्ज। तो इससे जितना चार्ज फ्लो होगा वो पूरा का पूरा जो बैटरी सप्लाई कर रही है उतना ही तो चार्ज गया होगा इसमें, क्योंकि अभी तो कोई जंक्शन आया नहीं।
तो इसमें कितना चार्ज फ्लो हो गया 20 माइक्रो कूलाम का। तो इसमें चार्ज पता चल गया, कैपेसिटेंस पता चल गया, तो यहाँ वोल्टेज पता चल जाएगा। कितना वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, V इक्वल टू होगा Q अपॉन C। Q कितना है 24 और C कितना है 3, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। तो इसके क्रॉस कैपेसिटेंस कितना आ गया 8 वोल्ट। अब इसका वोल्ट पोटेंशियल है कितना सप्लाई का 12 वोल्ट। 8 वोल्ट तो ये खा गया, 8 वोल्ट ये खा गया, तो कितना बचा 4 वोल्ट। अब ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो इन दो पॉइंटों के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, ये था 12 वोल्ट, 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट ये खा गया, तो यहाँ कितना बचा 4 वोल्ट। तो यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ भी 4 वोल्ट होगा क्योंकि इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं। अब ये 4 वोल्ट है तो यहाँ पे पोटेंशियल, ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो अगर ये 4 वोल्ट है तो ये भी 4 वोल्ट, तो इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना होगा 4 वोल्ट क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक, तो क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होगा सेम। ऐसे मान लीजिए इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना 12, इसके क्रॉस कितना था 0, इसको मैं 0 0 0 मान लूँ, तो इसका कितना हो गया 12 वोल्ट। अब 8 ये खा गया तो यहाँ कितना बचा होगा 8 वोल्ट, और यहाँ भी कितना बचा होगा 8 वोल्ट। तो 8 और 0 के बीच में कितना हो गया, देखिए 4 और 0 के बीच में कितना पोटेंशियल हो गया 4, और 4 और 0 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना पता चल गया 4, और वैसे भी होना चाहिए 4 क्योंकि पैरेलल में है दोनों। ठीक है, अब इसके क्रॉस 4 है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो चार्ज कैसे निकल जाएगा, Q इक्वल टू होगा C इंटू V। C तो इसका कितना है 2 और V कितना है 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो इसके क्रॉस चार्ज कितना होगा 8 माइक्रोकूलाम। इसके क्रॉस निकालिए, Q इक्वल टू क्या होगा C इंटू V। C कितना है 4 और V भी कितना है 4, तो वो कितना हो जाएगा 16, और होना भी चाहिए क्योंकि टोटल चार्ज कितना आ रहा था 24 में से अगर 8 यहाँ चला गया तो वहाँ कितना होगा 16 माइक्रोकूलाम। तो समझ में आ गई बात। मैंने क्या करा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, कितना तो आ गया 2 माइक्रोफैरड। फिर मैंने क्या करा, टोटल चार्ज फ्लो निकाला बैटरी से, वो कितना आ गया Q इक्वल टू होगा C इंटू V, और Q इक्विवेलेंट कितना था 2 और V कितना था 12, तो कितना आ गया 24 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ से 24 गया, बैटरी ने सप्लाई किया 24, तो इसने भी कितना किया, इसमें कितना पास हुआ होगा 24 का चार्ज, इस पे चार्ज कितना हो गया होगा 24 माइक्रोकूलाम। अब जब इस पे चार्ज पता चल गया तो इसका वोल्टेज पता चल जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन C। Q कितना है 24 और C कितना है 3, तो 24 अपॉन 3 कितना हो गया होगा 8 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा 8। तो अगर यहाँ पोटेंशियल कितना था 12, मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल मानता हूँ 12 और इसका मानता हूँ 0, तभी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 12 था, तो इसको 0 0 0, इसको ये था 4, मगर 4 में से 8 ये खा गया, तो कितना, ये 12 था, ये 12 था, 12 में से 8 ये खा गया, तो ये कितना हो गया 4, और ये भी कितना होगा 4 क्योंकि दोनों के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 और 0 मतलब 4, इनके बीच में भी कितना हो गया 4 और 0 मतलब 4। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल पता चल गया कितना 4, इसके क्रॉस पोटेंशियल पता चल गया 4, इसके क्रॉस पोटेंशियल पता चल गया 8, इसके क्रॉस चार्ज पता चल गया कितना 24 जो ये आ रहा होगा। और इसका क्रॉस चार्ज कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल टू होगा C इंटू V। C कितना है 2 और V कितना है 4, तो कितना हो गया 8। इसके क्रॉस Q कैसे पता चलेगा, C इंटू V। C कितना है 4 और V कितना है 4, तो कितना हो गया 16। ठीक, एक तरीका ये है, या एक और तरीका है इस पे चार्ज निकालने का। यहाँ से चार्ज कितना आया 8 माइक्रोकूलाम, अब वो 24 माइक्रोकूलाम, अब वो 24 माइक्रोकूलाम इन दोनों में बटेगा। अब क्या होगा, पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल तो क्या होता है सेम। यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया था 8, तो बचा कितना था 4, तो दोनों का क्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया 4। तो पोटेंशियल जब पता चल गया तो वहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, जो चार्ज आ रहा है वो किस रेशो में डिवाइड होता है, चार्ज क्या होगा किस रेशो में, कैपेसिटेंस के इनवर्सली, कैपेसिटेंस के डायरेक्टली रेशो में क्या होता है डिवाइड। जिसका कैपेसिटर ज़्यादा उस पर चार्ज भी ज़्यादा, और जिसका कैपेसिटेंस कम उस पर चार्ज भी कम। तो इनका कैपेसिटेंस का रेशो कितना है 2:4 है, 2:4 कह लो या 1:2 कह लो, तो 2:4 है। तो कितने हिस्सों में डिवाइड होना है चार्ज 6 रेशो में, और चार्ज टोटल है कितना 24। तो 24 को 6 हिस्सों में डिवाइड करिए, कितना आ गया, 24 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइएगा 4। ठीक, और 4 आ गया तो इस पर कितने हिस्से जाएंगे 2, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, और 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो कई तरीके हैं जिस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर Q2 और इनमें अगर 2 और 4 में अगर क्या निकालना था, चार्ज का रेशो निकालना था, तो वो कैपेसिटेंस का जो रेशो है उसी रेशो में चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब टोटल चार्ज आ कितना रहा था 24, तो 24 को कितने हिस्से, कितने रेशो से डिवाइड करना, 6 रेशो से, और मल्टीप्लाई करना कितने से, जो भी 2 के थ्रू निकालने तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मान लीजिए किसके थ्रू निकालना है 4 के थ्रू, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू 8, तो दूसरे के थ्रू कितना हो जाएगा 16। ये ऐसी वोल्टेज निकाल देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है हमारे पास एक ये सर्किट है जिसपे एक सप्लाई है 9 वोल्ट की बैटरी लगी है,
और एक ये 3 कैपेसिटर लगे हैं, कितना 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड का। तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल बताना है इस 6 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। तो देखिए कैसे शुरू करें। मान लीजिए मैं इसके क्रॉस, देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल सा है। ये बैटरी है, इस बैटरी के पोटेंशियल प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 9। ऐसे मान लेता हूं इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है 9, तो उस प्लेट का क्या होगा 0। ठीक है, तभी तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। इस जो ये प्लेट है, उस पॉजिटिव प्लेट को अगर मैं ए पॉइंट कहूँ तो इसको ए कह सकता हूँ कि नहीं। या इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल 9 है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना है 0, तो अगर इसका 0 है तो इस पॉइंट का 0 होगा, क्योंकि सेम पॉइंट है ये, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है। अगर इसका 9 है तो इसका 9 होगा, तो इसका 9 होगा, इसका क्या होगा 0। चलिए इसका ऊपर भी क्या होगा 0, क्योंकि सेम पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है कि नहीं है। ये क्या होगा 9, तो इसका भी क्या होगा 9 वोल्ट होगा। अब तो बात ही खत्म हो गई। अगर वो इस कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल पूछे तो 9 और 0 के बीच में कितना हो गया 9, तो 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछे 9। इसके क्रॉस पूछे साहब कि इनके क्रॉस, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल कुल मिला के कितना है 9 है। तो कुछ 9 में से कुछ इसके क्रॉस जाएगा, कुछ इसका क्रॉस जाएगा। अब जो पोटेंशियल होता है सीरीज में चार्ज सेम रहता है, मगर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। और पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इनवर्सली रेशो में होता है। तो अगर इसका रेशो कितना है 3:6 मतलब 1:2, तो कैपेसिटर उल्टा हो जाएगा 2:1। तो ये देखिए 1:2 है या 3:6 है। इसे सिंपल करूं तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दूं तो 1:2। तो 1:2 का मतलब कैपेसिटर को कितने हिस्से में डिवाइड करना, 3 में। तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा तो एक हिस्से का मतलब कितना आ गया 3। अब इसके हिस्से में कितने जाएंगे 2 और उसके हिस्से में कितना जाएगा 1, उल्टा इनवर्सली। तो इस पे तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट और इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। सीधा सीधा आंसर आ रहा है। ठीक है, नहीं तो भैया आप क्या करो, नहीं तो ये देख लो इस आर्म में कितना चार्ज फ्लो होगा। अगर आपको ये रेशो डिवाइड करनी नहीं आता तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9, और इस पूरी सेगमेंट का कैपेसिटेंस निकाल लो। 3 और 6 किस में है, ये सीरीज में, और 3 और 6 का सीरीज है तो इक्विवेलेंट निकालूंगा कितना आ जाएगा 2। तो इस पूरे सेगमेंट का कैपेसिटेंस कितना आ गया 2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9। चलिए तो इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा, Q = होगा C × V। तो C तो कितना है 2 और V कितना है 9, तो इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा 18 माइक्रोकुलाम। तो 18 इसमें और 18 ही इसमें। जब इसमें चार्ज आ गया 18 तो पोटेंशियल निकाल सकता हूँ कितना, पोटेंशियल कितना आ जाएगा चार्ज अपॉन C, यानी कि V = होगा Q/C। चार्ज इस पर कितना 18, तो 18/3 कितना आ जाएगा पोटेंशियल 6। इस पे चार्ज कितना होगा 18 और पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटेंस कितना है 6, तो 18 को 6 से डिवाइड करूंगा तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा 3। आगे बात समझ में नहीं। इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 और 0 के बीच का कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया। इन दोनों इस सेगमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9, और इसके इस सेगमेंट में टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 3 और 6 का सीरीज कितना आ गया 2। तो कैपेसिटेंस तो है 2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9। तो इस सेगमेंट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो Q = होगा C × V। C कितना है 2 और V कितना है 9, तो कितना हो गया, कितना चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से 18। तो 18 माइक्रोकुलाम का चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो 18 इसमें और 18 इसमें, तो इसमें भी 18 और इसमें भी 18। जब इसमें चार्ज पता चल गया और कैपेसिटेंस पता है, चार्ज पता चल गया और कैपेसिटेंस पता है, तो पोटेंशियल तो निकल जाएगा। पोटेंशियल कैसे निकलेगा, V इसके क्रॉस निकालोगे तो V = होगा Q/C। ऐसे इसके क्रॉस निकालोगे तो V = होगा Q/C। Q यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, C यहाँ 3 है और यहाँ C कितना है 6। तो 18/3 कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, और ये 18/6 कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। क्लियर होगी बात। इससे और आसान सा तरीका नहीं हो सकता। बाकी तो कुछ भी आप तरीका इसमें लगाते चले जाएं। इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल पूछ ले तो वो 9 ही है। ये इसके क्रॉस पोटेंशियल पूछ ले कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और C कितना है Q। तो Q = क्या हो जाएगा C × V। तो C कितना है 2 और V कितना है 9, तो चार्ज यहाँ भी कितना फ्लो कर गया होगा 80। बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करा होगा, तो जब 18 यहाँ गया और 18 यहाँ गया तो बैटरी ने कितना करा होगा 36 माइक्रोकुलाम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेगा तो आप बता ही देंगे। चलिए देखिए एक और प्रॉब्लम देखें। ये रजिस्टर के सर्किट की है, रेजिस्टेंस के। ये हमारे पास एक सप्लाई है 20 वोल्ट बैटरी की, और ये रेजिस्टेंस इसमें इस टाइप से लगे हैं। तो एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, दोनों का क्या हो जाएगा सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर ये सीरीज। ठीक है, और फिर इस सेगमेंट का आ जाएगा, फिर वो और ये क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, टोटल करंट फ्लो आ जाएगी कि कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी निकल जाएगा। देखिए 2 और 4 किस में सीरीज में, तो कितना हो गया होगा 6 और 3 किस में है पैरेलल में, तो कितना आ गया होगा 2,
और 2 और 4 किस में है सीरीज में, तो कितना आ गया होगा 6, 6 और 3 किस में है पैरेलल में, तो कितना आ गया होगा 2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2। तो अगर मैं करंट फ्लो देखूं तो I इक्वल टू होगा V/R। V कितना है 20 और R कितना है 2, तो करंट कितनी फ्लो कर गई होगी 10। तो बैटरी से जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी जाएगी 10 जाएगी। अब देखिए इसमें करंट कितनी होगी, तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर इसकी पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना मानता हूँ 20, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 20 और उस पॉइंट का कितना हो जाएगा 0। अब इसका 20 है तो इसका भी 20 वोल्ट कह सकता हूँ, इसको 20 वोल्ट कह सकता हूँ, इसको 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट कह सकता हूँ कि नहीं। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो करंट पता चल जाएगी इसमें कितनी करंट होगी। तो इस अगर 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पता करनी है तो I इक्वल टू क्या होगी V/R। तो V कितना है 20 और R कितना है 3, तो इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही होगी 20/3। टोटल करंट कितनी फ्लो आ रही थी 10, और 10 में से 20/3 तो यहाँ चली गई, तो इसमें ऊपर कितनी बचेगी 20 में से माइनस कर दो कितनी, वो 10 में से कितनी माइनस कर दो 20/3। तो अगर 10 में से हम क्या करेंगे, अगर 10 में से हम क्या करेंगे देखिए, अगर 10 में से हम 20 - 3 10 में से 20/3 माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी ये 10/3। तो जो 10/3 करंट है वो कहाँ चली जाएगी यहाँ ऊपर, तो यहाँ ऊपर कितनी करंट जा रही होगी 10/3 एम्पियर। अब ये 10/3 इसमें तो 10/3 रहेगी। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज पूछे तो वोल्टेज बता दोगे इसके क्रॉस, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट कितनी होगी 10/3, जो करंट यहाँ से आ रही है वो करंट इसमें जाएगी, तो इसमें करंट कितनी होगी 10/3 और रेजिस्टेंस इसका कितना 4, तो इसका क्रॉस वोल्टेज अगर आप पूछे तो V इक्वल टू I/R। I कितनी है 10/3 और R कितना है 4, तो ये कितना हो गया 40/3, तो इसका क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 40/3। तो बाकी इनके क्रॉस वोल्टेज पता कर लेंगे, या यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये कितनी करंट आ रही है इसमें करंट आ रही है 10/3, तो ये किस रेशो में बढ़ जाएगी करंट, अपोजिट रेशो में, रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशो में करंट बढ़ती है। तो या तो इनका रेशो निकाल के जब डिवाइड कर दो, वो रेशो कितना है 6 और ये रेशो कितना है 3, तो ये रेजिस्टेंस है 6 और ये है 3, तो इनका रेशो अगर देखूं तो 6:3 या कह लो 2:1। तो 2:1 का मतलब करंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। इस करंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो इसको 1 हिस्सा दे दिए और इसको कितने हिस्से दे दिए 2, तो इसमें सब में करंट आ गई होगी, और सब में करंट आ गई होगी तो सबके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। V इसके क्रॉस निकालोगे तो V इक्वल टू क्या होगा I/R। आगे बात समझ में नहीं, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3, इनका रेशो होगा 6:3 या कह लो 2:1। तो 2:1 रेशो आ रहा रेजिस्टेंस का, तो करंट इसमें जो करंट आ रही है कितनी 10/3, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करनी 3 हिस्सों में, और 3 में से 1 हिस्सा जाएगा इसको और 1 हिस्सा इसको जाएगा। तो इसको बाई 3 करो और इंटू बाई 3 करेंगे तो 10/9, तो 10/9 तो इसमें चली जाएगी, 10/9 तो किस में चली जाएगी इसमें, और इसमें क्या होगी 10/9 इंटू 2 मतलब 20/9 इसमें चली जाएगी करंट। और जब करंट पता चल गई तो यहाँ वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो जो चाहो वो निकाल सकते हैं। आप सर्किट को तोड़ना समझ गए, नहीं थोड़ा थोड़ा सा समझना शुरू हो गए होंगे। बाकी इस नेक्स्ट चैप्टर आने वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बहुत सारे सर्किट आएंगे, आप बिल्कुल इसे ब्रेक करना सीख जाएंगे कैसे कैसे ब्रेक करते हैं। तो कुछ भी कहीं भी कोई रेशो निकलवा ले, कोई कुछ भी निकलवा ले, तो इस टाइप से प्रॉब्लम करते चले जाएंगे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ये करेक्ट, एक ये 2 पॉइंट हैं, ये प्लस पोटेंशियल ये माइनस, ठीक है, इनके बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 1500 वोल्ट। तो ऐसा मान लेते हैं कि इसका 1500 है तो इसका क्या हो गया 0। अब ये 1500 वोल्ट यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ ड्रॉप होगा और बाकी बचा हुआ इनके क्रॉस दोनों के क्रॉस सेम होगा क्योंकि ये क्या है पैरेलल में है, और फिर उसके बाद कुछ यहाँ ड्रॉप होगा। चलिए खैर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एनर्जी Q2 इस 2 माइक्रोफैरेड के क्रॉस चार्ज बताएं कितना है। दूसरा पूछ रहा है इस 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में कितनी एनर्जी, कितना वोल्टेज, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, और एनर्जी कितनी स्टोर हुई इसमें, इस 20 माइक्रोफैरेड में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो हम कुछ भी कभी भी देखिए, सब कुछ कभी भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले देख लो कितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो कितना होगा उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये दोनों किस में है पैरेलल में, 2 और 3 किस में हो गए पैरेलल में, तो जुड़ जाएंगे, 2 + 3 पैरेलल में जुड़ जाते हैं कैपेसिटेंस, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। अब 12 का 5 का और 20 का ये तीनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, और सीरीज में हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका सीरीज में हम निकाल लेंगे कितना होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/12 + 1/5 + 1/20। इसे सोल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गया 3 माइक्रोफैरेड। अब जब 3 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गया तो टोटल चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं कि यहाँ से सप्लाई से कितना चार्ज फ्लो करा होगा।
तो Q इज इक्वल टू क्या होगा C इंटू वी। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना तो टोटल क्या रखेंगे इक्विवेलेंट, और वो कितना है 3 और पोटेंशियल कितना है 1500, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया 4500 माइक्रो कूलाम, यानी कि कह सकते हैं 450 ये कह सकते हैं 4500 माइक्रो कूलाम। चलिए ये हमें पता चल गया कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करा, तो जितना यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा वो सारा का चार्ज इसमें एंटर करेगा, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, इस पर आ जाएगा चार्ज 4500 माइक्रो कूलाम। तो इस प्रकार इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना, तो V इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन C। Q कितना है इसका, Q कितना है इस पर 45 से जो सप्लाई से शुरू हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा जितना चार्ज सप्लाई फ्लो करा वो पूरा का पूरा इसके अंदर एंटर करा, तो इस पे चार्ज कितना है 4500 और इसका कैपेसिटेंस कितना है 12, तो V इक्वल टू आएगा Q अपॉन C। तो Q कितना है 4500 और V कितना है और C कितना है 12, तो 12 से क्या कर देंगे डिवाइड, 4500 को 12 से डिवाइड कर देंगे, माइक्रो से माइक्रो भी कट होगा क्योंकि यहाँ भी माइक्रो है चार्ज में माइक्रो है, तो कितना आ जाएगा 4500 अपॉन 12। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा 4500 अपॉन 12 कितना आ जाएगा 375 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो आ गया 375 वोल्ट। अब वो कह रहा है यहाँ से जो चार्ज है वो बटेगा, और चार्ज बटेगा तो कैसे किस रेशो में बटेगा, चार्ज जो होता है कैपेसिटर के रेशो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा चार्ज। तो चार्ज को टोटल कितने हिस्सों में बांटना है जी 2 और 3, यानी कि 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 4500 को 5 हिस्सों में डिवाइड करिए कितना आ गया 900, और 900 आएगा तो इस पे क्या जाने, इस पे तो 2 हिस्से जाएंगे, तो 900 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1800 माइक्रो कूलाम, और इस पे कितने जाएंगे 3 हिस्से, तो कितना हो जाएगा 2700 माइक्रो कूलाम। क्लियर होगी बात। चार्ज यहाँ से जो 4500 चार्ज आ रहा है वो दोनों पे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट, और कैसे होगा कैपेसिटेंस के रेशो में। टोटल चार्ज किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपेसिटेंस के रेशो में, इसका रेशो हो गया 2:3, तो इस पे कितने हिस्से हो गए 5 रेशो में डिवाइड करिए, तो 4500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितना आएगा 900 कूलाम का, 900 का है तो इसमें कितने हिस्से जाएंगे 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 1800 माइक्रो कूलाम, और यहाँ हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 की तो 2700 माइक्रो कूलाम। फिर यहाँ देखिए ये टोटल चार्ज यहाँ से मिलकर फिर वापस कितना, जितना यहाँ से चार्ज फ्लो करा था 4500 वापस निकल के फिर इसमें एंटर करना, तो इसमें चार्ज कितना आ गया 4500, इसमें चार्ज 4500 आ गया, तो इसमें कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी कैसे निकलेगी, एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, 1/2 ये 1/2 अपॉन C, ये 1/2 तो इसके अक्रॉस मुझे C पता और यहाँ चार्ज पता, और चार्ज पता C पता, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा 1/2 अपॉन C, बस वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी इतने जूल। क्लियर। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, अगर एक से ज़्यादा सप्लाई लग रही हो, एक से ज़्यादा सप्लाई लग रही है तो इसको नेट सप्लाई को कैसे नेट सप्लाई कैसे निकालें, नेट वोल्टेज कैसे निकालें। तो देखिए इसका प्लस प्लेट इसके माइनस से, प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़िए आप, ये देखिए ये करंट कहाँ, ये चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव प्लेट करंट चार्ज फ्लो करती है और नेगेटिव में जाकर एंटर होता है, तो पॉजिटिव प्लेट फ्लो करेगी, तो इसमें करंट कहाँ फ्लो कर, इसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो किधर होगा लेफ्ट, इसमें भी ये पॉजिटिव प्लेट कहाँ है लेफ्ट, तो ये चार्ज कहाँ फ्लो होगा इधर, तो दोनों में चार्ज फ्लो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों का जो नेट ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगी। यहाँ देखिए इसकी पॉजिटिव प्लेट कहाँ है राइट साइड है, तो ये राइट साइड में चार्ज फ्लो करेगी, जबकि इसकी पॉजिटिव प्लेट कहाँ है, इस पॉजिटिव प्लेट मतलब जो बड़ी प्लेट है, ठीक है, जो बड़ी प्लेट है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी प्लेट है वो नेगेटिव, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो लेफ्ट साइड है, तो ये चार्ज फ्लो कहाँ करेगी इधर, तो ये चार्ज फ्लो करेगी इधर, वो चार्ज फ्लो करेगी इधर, तो दोनों आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं पॉइंट, तो आपस में क्या हो जाएंगी माइनस, तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 वो डिपेंड करेगा कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। क्लियर होगी बात। तो अगर दोनों की करंट डायरेक्शन, करंट फ्लो की डायरेक्शन या चार्ज फ्लो की डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस हो जाएंगी, और अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएंगी माइनस। चलिए वैसे ही कहते हैं कि प्लस प्लेट माइनस से जुड़ी है, प्लस माइनस से जुड़ी है तो प्लस हो जाएंगे, और माइनस माइनस या प्लस प्लस प्लेट जुड़ी है तो माइनस हो जाते हैं, मगर सबसे अच्छा तरीका यही है कि डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो ऐड, और अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो माइनस। जैसे एक चार्ज क्वेश्चन देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है ये कह रहा है हमारे पास 2 सप्लाई बैटरी हैं, एक 20 वोल्ट की, एक तो कितनी है 20 वोल्ट, और एक क्या है 5 वोल्ट। इसकी पॉजिटिव प्लेट ये रही तो ये करंट फ्लो करेगी, ये चार्ज फ्लो करेगी ऐसे, और इसकी पॉजिटिव प्लेट ये है तो ये चार्ज फ्लो करेगी ऐसे। तो एक तो कैसे घुमा रही है सर्किट में चार्ज को, एक तो घुमा रही क्लॉकवाइज और एक कैसे घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों आपस में क्या होंगी माइनस। अब ये बड़ी है कि ये बड़ी है, तो 20 वाला बड़ा है, तो कुल मिला के 20 माइनस 5 कितना बचेगा 15, तो इसे हटा दीजिए बस, ये हट जाएगी और ये कितनी रह जाएगी 15 की, तो जो नेट ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा 15। अब टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये 3 और 6 का किस में जुड़े हैं पैरेलल में, और पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा
ऐड हो जाएंगे, नहीं पैरेलल में नहीं है, बस यही बात ध्यान है, यही गलती इस क्वेश्चन में मत कर देना। हमें लग रहा है ऊपर नीचे है तो पैरेलल, अगर आप देखो तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो करा वो इसमें जाएगा और वही चार्ज इसमें आएगा, तो दोनों में चार्ज क्या आ रहा है, सेम। ये पूरा एक ही सर्किट है, जो चार्ज इस बैटरी से जो चार्ज फ्लो होगा वही इसमें एंटर करेगा और वही इसमें एंटर करेगा, क्योंकि तो हट गई, ठीक है। बस कितने बचेगी, इसे हटा दीजिए और ये बचेगी 15 की। तो जो चार्ज यहाँ से सप्लाई होगा वो इसमें एंटर करा और वो इसमें, अगर कैपेसिटर में चार्ज सेम है तो फिर वो सीरीज, वो पैरेलल नहीं होता, सीरीज हो जाएगा। तो ये देखने में लग रहा है पैरेलल, मगर ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 3 और 6 का सीरीज, 3 और 6 का सीरीज कितना आ जाएगा, 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, 2। तो टोटल चार्ज पूछ लेते कि टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। तो C कितना आ गया, 3 और 6 का पैरेलल, 3 और 6 का सीरीज कितना आ गया था, 2। और पोटेंशियल कितना बचा था फाइनली, 15। तो कितना आ गया, 30 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से फ्लो होगा और वो 30 का यहाँ आएगा और 30 का यहाँ आएगा, क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक। अगर पोटेंशियल पूछ ले इसके क्रॉस, तो V इक्वल टू Q अपॉन C। Q कितना है 30 और C कितना है इसका 3, तो 30 अपॉन 3 कितना क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा 10। इसका क्रॉस पूछ ले, जब इसके क्रॉस 10 हो गया तो इसका क्रॉस 5 बचा होगा, क्योंकि टोटल कितना है 15। ये ऐसे कर लो। Q तो हमें इसके क्रॉस पता ही है, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो अगर मैं इसका V निकालना चाहूँ तो Q अपॉन C। Q कितना है 30 और V C कितना है इसका 6, तो 30 अपॉन 6 कितना आ जाएगा 5। तो जैसे चाहो वैसे रास्ते के चले जाओ, ठीक है, किसी भी थ्रू निकल सकता है। चलिए, एक और मैंने होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में आपको, एक पीछे लेक्चरों में क्या है कि होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि 2 स्फीयर हैं A और B, एक की रेडियस R एक की रेडियस 2R और इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो कनेक्ट करने के बाद फाइनल जो A है, A स्फीयर की चार्ज डेंसिटी, फाइनली चार्ज डेंसिटी बतानी थी। तो पहले सबसे पहले तो काम है टोटल चार्ज निकाल लो, तो इस पे चार्ज और इस पे चार्ज, तो टोटल चार्ज होगा A का चार्ज प्लस B का चार्ज। अब A पे चार्ज होगा कितना, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा तो कितनी है इसकी, सिग्मा है, और एरिया कितना होगा A का 4 पाई R स्क्वायर, ठीक, प्लस B पे टोटल चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया कितना होगा B का 4 पाई R स्क्वायर, मगर R है कितनी उसकी 2R, तो 2R का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया 16, यहाँ से आ गया 4, तो कितना हो गया 20 सिग्मा पाई R स्क्वायर। ये टोटल चार्ज हुआ इन दोनों पे मिला के। अब जब कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। और चार्ज किस रेशो में डिवाइड होता है, रेडियस के रेशो में। तो इसकी रेडियस R है तो इसकी रेडियस कितनी है 2R। तो कितने हिस्सों में डिवाइड चार्ज होगा, 3 हिस्सों में। एक को इनका रेडियस का रेशो कितना आ रहा है 1:2, तो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा और इसके हिस्से में कितना आएगा 1। तो ये कितना होगा, तो इस पे जो चार्ज आएगा फाइनली वो कितना आएगा 20/3 इंटू 1, मतलब 20/3। तो 20/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर, इस पर फाइनल चार्ज आएगा। और फाइनल चार्ज आ गया तो फाइनल एरिया से फिर दोबारा डिवाइड कर दो तो फाइनल क्या जाएगी, सिग्मा आ जाएगी। आगे बात समझ में नहीं, टोटल चार्ज निकाला, A और B का चार्ज ऐड कर लिया तो वो टोटल चार्ज हो गया, इनिशियल ये आ गया। अब इस टोटल चार्ज को फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो चार्ज जो टोटल चार्ज है वो किस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रेडियस के रेशो में। तो रेडियस का रेशो 1:2 है, और 1:2 है तो ये कितने रेशो हो गए, 3 रेशो हो गए, 1 इसका 2 इसका, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना, तो 20/3, और इसको कितने हिस्से जाएंगे 1, तो इंटू 1, तो इस पे चार्ज, फाइनल चार्ज इस पे कितना होगा 20/3 सिग्मा पाई R स्क्वायर। ये फाइनल चार्ज हो गया A पे। अब फाइनल डेंसिटी निकालनी A की, तो क्या करेंगे, A के रेडियस, A के एरिया से फिर डिवाइड कर देंगे। तो A का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर से फिर डिवाइड कर देंगे इसको। तो देखिए दोनों का रेडियस रेशो कितना है, R:2R, मतलब 1:2। तो क्या करेंगे, जो A पे जो फाइनल चार्ज होगा वो क्या करेंगे, इस रेडियस के रेशो में, तो इसके हिस्से में कितनी आएगी, टोटल चार्ज को डिवाइड करेंगे किससे, टोटल रेडियस के रेशो से, यानी कि R+2R, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R से। ये कह लो 1 और ये 2, ये कितना हो गया 3 से डिवाइड करिए और 1 से क्या करिए मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, टोटल फाइनल चार्ज आ गया A पे कितना 20/3। अब इस क्या करेंगे, इस A के टोटल चार्ज को फिर A के एरिया से डिवाइड कर देंगे, और A के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, तो फाइनल A के चार्ज को A के रेडियस एरिया से क्या कर दें डिवाइड, तो क्या आ जाएगी फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी। और A का एरिया होगा कितना पाई R स्क्वायर। तो इसको टोटल चार्ज को, फाइनल A के टोटल चार्ज को क्या कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कितना 5 सिग्मा/3। क्लियर, थैंक्स।